नमस्कार। दृष्टि आईएएस के डेली पीसीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को किस वर्ष वैधानिक या सांविधिक दर्जा दिया गया? 1988, 1989, 1991 या फिर 1992? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1992। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। ये नियम प्रतिभूतियों से संबंधित है और इनका मकसद पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सेबी का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। इसके मूल कार्य निम्नलिखित हैं। प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटीज मार्केट के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना आदि। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? 47वें, 48वें, 49वें या फिर 50वें? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 49वें। हाल ही में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, इसलिए विकल्प सी सही है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना का स्थान लिया है और इस पद पर उनका कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक रहेगा। गौरतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझें, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी विमान वाहक यानी आईएसी पोत विक्रांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भारत में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत यानी वारशिप है। 2, यह भारतीय नौसेना के लिए स्वदेश में डिजाइन और निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। 2 सितंबर 2022 को पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत नौसेना में कमीशन किया जाएगा। विक्रांत की कमीशनिंग के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वदेशी रूप से डिजाइन और एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। विक्रांत भारत में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है, इसलिए कथन 1 सही है। यह भारतीय नौसेना के लिए स्वदेश में डिजाइन और निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसे भारतीय नौसेना के आंतरिक संगठन वारशिप डिजाइन ब्यूरो यानी WDB द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL द्वारा निर्मित किया गया है। इस स्वदेशी विमान वाहक का नाम उसके शानदार पूर्ववर्ती भारत के पहले विमान वाहक युद्धपोत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान के अलावा MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31, MH-60R से युक्त 30 विमानों से युक्त एयर विंग का संचालन करने में सक्षम होगा। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद ने निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय हॉकी टीम को जीत दिलाई थी? 1928, 1932, 1936 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
बीते 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस दिवस का मकसद खेल, फिटनेस और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। हर साल यह दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। 2012 में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने के निर्णय की घोषणा की गई थी। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय हॉकी टीम को जीत दिलाई थी। इसलिए विकल्प डी सही है। बता दें कि उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण न्यायालय की बैठक यानी फुल कोर्ट मीटिंग का शाब्दिक अर्थ है 24 घंटे की एक पूर्ण बैठक। इसमें अदालत के सभी न्यायाधीश शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें अदालत के सभी न्यायाधीश शामिल होते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यू ललित द्वारा पूर्ण न्यायालय की एक बैठक बुलाई गई। इसमें न्यायाधीशों ने चर्चा की कि मामलों की लिस्टिंग और बैकलॉग से संबंधित मुद्दों से कैसे निपटा जाए। एक पूर्ण न्यायालय की बैठक का शाब्दिक अर्थ है जिसमें अदालत के सभी न्यायाधीश शामिल होते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। पूर्ण अदालत की बैठकें देश की कानूनी व्यवस्था से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए आम समाधान पर पहुंचने और अदालत की प्रशासनिक प्रथाओं में यदि आवश्यक हो तो कोई भी संशोधन करने का एक आदर्श अवसर के तौर पर है। चूंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर पूर्ण न्यायालय की बैठक बुलाई जाती है, अर्थात इसके लिए किसी विशेष कैलेंडर का पालन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान, भक्ति, कर्म या फिर योग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञान। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, यानी ज्ञानादेव मुक्ति ही। ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय से युक्त है, जबकि विशिष्टता द्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? बैक फिल्टर, साइक्लोन फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर या फिर साइक्लोन डिवाइडर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साइक्लोन डिवाइडर। साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। गैसीय व कणकीय पदार्थों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं तथा कालिक के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को बैक फिल्टर कहते हैं। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को अलग करने के बैक फिल्टर का उपयोग किया जाता है, जबकि 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर तथा वेब स्क्रबर नामक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खबरों में रही लिंथोई चनम्बम किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, जूडो या फिर फेंसिंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जूडो। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने विश्व जूडो कैडेट अंडर 18 चैंपियनशिप में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस स्वर्ण पदक के साथ वह विश्व जूडो चैंपियनशिप की किसी भी श्रेणी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 15 वर्षीय मणिपुर की निवासी लिंथोई चनम्बम ने पिछले कुछ वर्षों में जूडो के खेल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वर्तमान में वह भारत सरकार के टॉप्स कार्यक्रम का भी हिस्सा हैं। वह वर्ष 2017 में सुर्खियों में तब आई थी जब उन्होंने सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जूडो कार्यक्रम से प्रशिक्षण लिया है। अगला प्रश्न है, तुर्की की सीमाओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। उत्तर में काला सागर से,
उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और आर्मेनिया से, पूर्व में अजरबैजान और ईरान से, या फिर दक्षिण पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया से। तुर्की और ग्रीस के बीच संघर्ष के चलते तुर्की एक बार फिर सुर्खियों में है। तुर्की की एक अद्वितीय भौगोलिक स्थिति है। आंशिक रूप से यह एशिया में और आंशिक रूप से यूरोप में स्थित है। यह बाल्कन, काकेशस, मध्य पूर्व और पूर्वी भूमध्य सागर के चौराहे यानी क्रॉस रोड्स पर स्थित है। इसकी सीमाएं लगती हैं उत्तर में काला सागर से, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और आर्मेनिया से, पूर्व में अजरबैजान और ईरान से, दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया से, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर और एजियन सागर से, और उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया से। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। इसकी राजधानी अंकारा है और इसका सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह इस्तांबुल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बांध या झील और नदी। गोविंद सागर सतलज, कोलेरू झील कृष्णा, उकाई जलाशय ताप्ती, या फिर राणा प्रताप सागर चंबल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलेरू झील कृष्णा नदी। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। इसलिए विकल्प बी सही है। उकाई जलाशय गुजरात ताप्ती नदी पर है और वुलर झील जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर राजस्थान के रावत भाटा में चंबल नदी पर बनाया बांध है। अंतिम प्रश्न है, सुर्खियों में रहा यानम शब्द संबंधित है संस्कृत में विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री, हिंदी में विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री से, तमिल में विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री से, या फिर तेलुगु में विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत में विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री से। यानम विश्व की संस्कृत में बनी पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है, इसलिए विकल्प ए सही है। 45 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री यानम की पूरी पटकथा और संवाद संस्कृत में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सफल मिशन मंगलयान पर बनी है। गौरतलब है कि इसरो द्वारा साल 2013 में मंगलयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। इस सफलता से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, इंजीनियरिंग से जुड़े पहलुओं को देश की पहली संस्कृत डॉक्यूमेंट्री यानम हिंदी में वाहन में दिखाया गया है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY कब लॉन्च की गई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।